नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट और बिहार विधानसभा चुनाव की। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। साथ ही कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले का पहला असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। चुनाव आयोग के इस फैसले का बिहार से दिल्ली तक विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि बगैर सलाह मशवरे के एकतरफा तरीके से ये फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला किया गया। सवाल यह है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नियम में बदलाव क्यों किया। सवाल यह भी कि आखिर इतने बड़े बदलाव से पहले विपक्षी दलों से चर्चा क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नियम में बदलाव के पीछे मंशा क्या है। इन्हीं सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अरविंद वाजपेयी, जो प्रवक्ता हैं एलजेपी के, सैयद फैसल अली आरजेडी के नेता हैं, और कल्याणी शंकर वरिष्ठ पत्रकार, और उनके अलावा कांग्रेस से शिव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर से बात करते हैं। कल्याणी जी, जिस तरीके से बदलाव हुआ है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 के नियमों में, आपको लगता है कि जो विपक्ष की ये शिकायत है कि सलाह मशविरा बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, उसके बाद इस तरह का कोई फैसला लिया जाना चाहिए था, और जाहिर है वो न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पोस्टल बैलेट के लिए तो 65 एंड अबव लोगों को और कोरोना अफेक्टेड लोगों को पोस्टल बैलेट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिशन है और अदर पार्टी से सबसे सलाह मशवरा करके कोई भी लेके आना चाहिए। आज तक इलेक्शन कमीशन का नियम वही था, तो सब लोगों से बात करके कोई भी डिसीजन लिया, उसको थोड़ा इस समय खिलाफ हो गया। ये जो आप बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए ये लाभ होगा, ये यहाँ पे नहीं है, इवन अमेरिका में यही चर्चा हो रही है। तो वहां पर भी वो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको नहीं मान रहा है, बट इसे रिपब्लिकन्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स मान रहे हैं। तो इसको लेके हर कंट्री में ये तो थोड़ा सवाल उठता है। और जो विपक्षी लोगों ने नेता ने बोला है, वो मेरा हिसाब से तो सब ठीक है। तो उनसे सलाह मशवरा करके ही तो कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी उनसे बात तो कर सकती हैं, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा लेके इसको और मजबूत कर सकते हैं। ये अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं एलजेपी के, हमारे साथ हैं। अरविंद जी, क्या आप चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्से हैं, आपकी पार्टी हिस्सा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मैं दो तीन बातें बड़ी क्लियर कर दूं कि रूल 27A है सेनेटरी रूल्स 1961 का। उसके तहत 80 साल तक के जो लोग हैं, 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको ऑलरेडी बैलेट पेपर्स अलाउड है। और जब ये रूल बना था तो उस वक्त बाकायदा सबसे चर्चा भी हुई होगी और बाकायदा रिकॉर्ड की बात है। उसके अलावा अभी दिल्ली इलेक्शन जब हुए थे तो दिल्ली इलेक्शन में एब्सेंटी वोटर्स जो से होते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं, उनके लिए बदलाव किया गया था कि वो भी पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। तो वो भी हुआ। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की रिकमेंडेशन पे और कोरोना की वजह से ये 65 वाली बात की है। तो ये तो पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और बाकायदा रूल्स में है। इसमें हाँ ये जरूर हुआ कि 80 से घटा के उसको 65 कर दिया है। तो उसमें कहाँ परेशानी है, मतलब कोई इतना टेक्निकल मैटर तो है नहीं इसमें। ऑलरेडी इसमें सवाल लगातार मंशा को लेकर उठ रहे हैं, और 80 से 65 आपकी पार्टी ने तो खैर मांग की है कि फिलहाल चुनाव ही ना हो। ये भी एक सवाल है, हम बाद में उस पर बात करेंगे। लेकिन आपका ये जो सवाल है, इस पर जवाब लेते हैं सैयद फैसल अली से, आरजेडी के नेता। फैसल अली साहब, आखिर समस्या क्या है? 80 साल की पहले भी उम्र वाले जो लोग थे उनको पोस्टल बैलेट की इजाज़त थी, अब 65 साल हो गया। इसके अलावा जो कोरोना के मरीज हैं, जो स्थिति है आप देख रहे हैं, उसमें भी पोस्टल बैलेट की इजाज़त दी गई है। आखिर ऐसे में आपको तकलीफ क्या है? देखिए, कोई
एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि हम लोगों का जो जनतंत्र है, क्या वो एक लिमिटेड जनतंत्र होने जा रहा है? क्या उसको हम धीरे धीरे करके सेक्टर वाइज काट करके कुछ लोगों को डिफ्रेंचाइज करने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ धनवानों का या टेक्नो सेवी लोगों का जनतंत्र बनाने जा रहे हैं? ये बहुत ही बृहद विषय है। इतनी आसानी से ये कह देना कि 26A में तो ये पहले से था और 80 साल से की उम्र के लोगों के लिए पहले से ही वैलिड था, तो जरा इन लोगों को ये भी जानना चाहिए, ये भी जानकारी होगी कि 80 से ऊपर के सेगमेंट में कितने वोटर्स हैं, और जो बिगेस्ट चंक ऑफ द वोटर्स हैं बिहार में, दे लाई अंडर द कैटेगरी फ्रॉम 45 टू 65। और हम लोग सारे लोग बिहार के लोग हैं, हमको मालूम है कि यही वर्ग जो है सबसे एग्रेसिव वोटर होता है, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का एक तरह से पर्व होता है वो होता है मतदान। तो मतदान के दिन पूरे तरह से गांव घर में आप जाके देखिए, हो सकता है कि शहरों में उस तरह की स्थिति उतनी नहीं दिखती हो, लेकिन हम लोग चूंकि गांव के परिवेश के लोग हैं, हमने अभी जब 2019 का चुनाव अपना पार्लियामेंट का लड़ा था तो हमने देखा था कि गांव किस तरह से सजता है। तो सब लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं। वैसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि एक सेगमेंट को तो वोटर बनना ही नहीं है, वो 65 प्लस वाले जो हैं वो घर से वोट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आप वर्चुअल वोटिंग की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं, यानी आप लोकतंत्र का जो मूल प्रश्न है, लोगों की भागीदारी, वो उठा रहे हैं। शिव भाटिया जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। शिव भाटिया जी, आज आपकी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे प्रतिनिधिमंडल में, लेकिन उसमें सहमति दी है। आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है? फैसल साहब, अब और लोगों को भी सुन लेते हैं। फैसल साहब, समय की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए सबके पास जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। शिव भाटिया साहब, आपकी पार्टी का इस पर क्या कहना है? देखिए, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है और समय के साथ सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन सही उपयुक्त समय क्या है, पार्टियों के आपने डिस्कस नहीं किया। सब पार्टियों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपने उठा के 80 साल की उम्र 65 साल कर दी, और वो भी चुनावों की दहलीज पे जाते हुए, जबकि सब पार्टियां विरोध कर रही हैं कि अभी चुनाव ही नहीं होना चाहिए। कोरोना के कारण हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आज लोगों को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से वहां की बिहार की स्थिति इतनी भयावह है कि आज बाढ़ भी सामने खड़ी हो गई है आके उस कोरोना के टाइम के ऊपर, और आप ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि आपको चुनावों की पड़ी है। आप चुनावों के अंदर किस तरह से हम गोलमाल करके जीत सकते हैं, आप वो दिशा देख रहे हैं जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। सरकारें किस तरह से कोरोना के टाइम के अंदर, किस समय के अंदर गिराई जा रही हैं, तो शंका और शुबा सामने साफ नजर आ रहा है। क्या जल्दी थी इस समय? अगर ये बात करनी थी तो आज से 2 साल पहले डिस्कशन में लेते सब पार्टियों को, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाया जाता कि हाँ हम 65 की कर रहे हैं तो 65 क्या करना ठीक है। और ऐसी कोई सरकार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि 65 का व्यक्ति बूथ के ऊपर जाकर वोट नहीं डाल सकता। 80 साल और 65 में कितना फर्क होता है ये समझ लेना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है इन नियमों को इस तरह से बदलना। ये इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक गलत मंशा और शंका इसके ऊपर जी, यानी मंशा पर सवाल है। कल्याणी जी, ये जो मंशा का सवाल है, हम देख रहे हैं कि अशोक लवासा साहब, जो कि जिनके बारे में था कि 2022 में वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में रिटायर वो होंगे, लेकिन अचानक उन्हें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें भेज दिया गया है। ये एकदम ताज़ा फैसला है, और अशोक लवासा जी वो हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी, या तमाम जो पिछले चुनाव में बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी सुनवाई करने जैसी कुछ सामान्य ऐसी बातें कही थी जो शायद पसंद नहीं की गई थी। क्या कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में मंशा पर सवाल उठना क्या स्वाभाविक नहीं है? नहीं, स्वाभाविक तो है। और वो जो लवासा को लेके जो वहां भेज दिया, उसका मतलब उसका पीछे ये है कि गवर्नमेंट अपने आदमी को, जो हमारा यस मैन जो बोलते हैं, वो जो आएगा उनको उधर अपॉइंट करेंगे, तो और किसी को भी अपॉइंट करेंगे। वो इलेक्शन कमीशन में 3 जन है, 3 का 2 होना से भी मेजॉरिटी होता है, फिर भी वो तीनों भी उनका पक्ष में बात बोले तो यूनानिमस हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को फायदा ही होगा। इस वजह से भी उनको अच्छी एडीबी में अच्छा है वैसा पोजीशन, इसलिए वहां भेजा गया होगा। ये तो स्वाभाविक है। ये गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारे पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो इस वजह से वो अपने पक्ष को जो लाभ होता उसको देख के ये काम सब हो रही है। यानी कुल मिला के अपने पक्ष में देखते हुए सारे काम हो रहे हैं, और ऐसे में ही सवाल उठता है कि जो संविधान की मूल भावना है उसका क्या होगा।
वाजपेयी जी, आप बताइए अरविंद जी कि जिस तरीके से पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना को लेकर माहौल बन रहा है और आपकी पार्टी ने भी तेजस्वी यादव के उस बयान का या आरजेडी के उस बयान का स्वागत किया है और समर्थन किया है कि बिहार में फिलहाल इलेक्शन टाल दिए जाएं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं उस पर कोई सवाल न उठे। क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई सवाल उठना बंद हो जाएंगे? आपकी पार्टी भी सवाल उठा रही है। पहले तो रिकॉर्ड ठीक कर लें, हमने कोई समर्थन नहीं किया तेजस्वी यादव की मांग का, न स्वागत किया है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू ने वास्तु स्थिति जो है उसको मद्देनजर रह के ये दो बातें उठाई थी कि भाई कोरोना की स्थिति क्या बनने वाली है, कितनी भयावह होगी, नहीं होगी, क्या पोजीशन बनेगी, और दूसरा जो फैक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि 4-5 महीने से सारा कारोबार सबका बंद है, इकोनॉमी हमारी थोड़ी नीचे जा रही है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो उस बर्डन को भी दिमाग में रखना चाहिए। ये हमने अपने व्यू रखे थे। और दूसरी बात मैं पूछता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस कर दी क्या? अभी क्या पता है कि चुनाव होगा नहीं होगा? ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, लेट देम डिसाइड। अगर वो डिसाइड करेंगे तो उस वक्त जो स्टैंड जिसको लेना हो वो ले सकता है। तो इसमें अभी कोई, देखिए अभी बिहार में कोरोना का वाकई बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेता है इन चीजों का, और मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो काहे के चुनाव। अच्छा, दूसरा सवाल जो 65 और 80 वाला है, इसमें मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर पोस्टल बैलेट से हो जाएंगे तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि वो सारे बैलेट बीजेपी के पास चले जाएंगे या एनडीए के पास चले जाएंगे? नहीं, मतलब उसमें मैलाफाइड एक्शन क्या है? गवर्नमेंट के पार्ट पे ऐसी कौन सा दुर्भावना वाली बात है कि 80 से घटा के अगर हमने 65 कर दी? ऐसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरविंद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 65 ही क्यों? फिर 35 और 20 भी किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है? सब लोग अपने घर से बैठ के एक पोस्टल बैलेट डाल दें या ऑनलाइन कर दें, फिर जाने की जरूरत ही क्या है? फिर सीनियर सिटीजन की एज जो होती है जी उससे ऊपर ही रखा ना, नहीं तो वो तो 60 ही हो जाती है, वो फिर 65 ही क्यों? 60 से ही रख दीजिए। 80 तो यही मान के कहा गया था कि उन्हें आने में दिक्कत होगी और लोगों की भागीदारी का प्रश्न है। पहले बैलेट पेपर एक मजबूरी की बात होती है जिससे कि सरकारी कर्मचारी या जो दूर कहीं नियुक्त होते हैं वो वोट देते हैं। बहरहाल आपकी इस पे एक समझ है, ठीक है, उसका भी स्वागत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के होने वाले यानी आगामी चुनाव और जो तब्दीली हुई है मतदान के नियमों में, जिसमें अब ये हो गया है, कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कोरोना के मरीज और 65 साल के उम्र से ज़्यादा जो भी मतदाता हैं वो कर सकते हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता भी जुड़े हुए हैं, सैयद फैसल अली साहब। आपने सुना होगा ब्रेक के पहले कि अरविंद वाजपेयी जो प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने कहा कि आखिर आपको इस बात का डर क्यों है कि पोस्टल बैलेट हो जाने से सारे पोस्टल वोट्स जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में चले जाएंगे, आपके पक्ष भी जा सकते हैं, आपको दिक्कत क्या है? देखिए, आपने खुद ही बताया कि किस तरह से लवासा को ट्रांसफर करके भेज दिया गया है एजीपी। पूरे चुनाव आयोग का अगर आप देखें पिछले 6 साल का कार्यकाल, मैं बहुत स्पष्ट और संजीदगी से इल्जाम लगा रहा हूं कि उसकी कार्य पद्धति पे और उसकी निष्पक्षता पे बड़े सवाल उठ रहे हैं।
ये वही लवासा साहब हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था पोल कंडक्ट के इश्यूज पे और उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये उनकी मंशा, उनके इंटेंशन पे बड़ा सवाल उठाता है। और हम लोग एक बात और स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो 65 साल की बात जब आई, पटना में जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, उसमें सारी पार्टीज को बुलाया गया, कोई डिस्कशन इस इशू पे नहीं हुआ, एक फैसला थोप दिया गया। अगर इस पे सर्वसम्मति से बातचीत की जाती और उस पे एक सहमति बनती और उसके बाद ये किया जाता तो उनकी मंशा पे शंका नहीं होती, लेकिन उनकी मंशा पे हम लोगों को शंका है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि 65 साल से ऊपर का जो बड़ा चंक अगर आप कर लेते हैं तो उनके फिजिकल वेरिफिकेशन की क्या व्यवस्था होगी, क्या निटी-ग्रिटीज होंगी, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मौन है और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। और सबसे अहम बात जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कही कि जो स्थिति अभी बिहार की बनी हुई है उसमें कोरोना एक तरह से विस्फोट हुआ है बिहार में, और इस हद तक हुआ है कि कल आप देखिए कि भाजपा के कार्यालय में 110 लोग कोरोना संक्रमित हुए। खुद भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी संक्रमित हैं। और इस तरह की स्थिति है कि बिहार में अगर हेल्थ और स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो बिहार सबसे निचले पायदान पे है, जहां पे दिल्ली जैसे राज्य में 32,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन, तो वहां पे बिहार में सिर्फ 2,177 हो रहे हैं। और अगर ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में संक्रमितों की संख्या कम है, बहुत ज्यादा है। और ये इसी से साबित होता है कि खुद अभी आप देखिए कि 16 तक लॉकडाउन था, अब 31 तक हो गया है, फिर ये बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब बाढ़ भी है, कोरोना भी है, पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, तो ये जो सत्ता से चिपके रहने की सत्ता लोलुपता जो है नीतीश कुमार की और एनडीए गठबंधन की, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम लोग जन सरोकार के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पहले जो जनता का भला है, जनता यानी आपकी बात में फैसल साहब दो बातें, एक तो परिस्थिति ऐसी नहीं, एक जगह मौत, एक तो परिस्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव हो, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे आपकी मंशा पर शक है। शिव भाटिया साहब, क्या आपकी पार्टी भी मानती है कि इस समय चुनाव की परिस्थिति नहीं है बिहार में, और ये जो फैसले हुए हैं ये एकदम से आप कहें कि एक चुनाव में किसी तरह का छल होगा, ऐसा आपको शक है? पंकज जी, शक की बात ही नहीं है। ये इस समय की सरकार देश की लोकतंत्र के हिसाब से चली नहीं है। इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए जो अशोक लवासा वाला इंसिडेंट है, इससे बड़ी स्टैंप इस पर नहीं हो सकती। और मैं अपने एलएनजीपी वाले दोस्त से ये कहना चाहता हूं, ये जब तिकड़में ये की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं जब लगता है कि सत्ता हाथ से खिसक रही है। गलतफहमी मत रहिए, पोस्टल बैलेट अगर 65 भी जबरदस्ती कर दिया जाएगा तो आपके खाते में कुछ नहीं जाने वाला, अगर एनडीए ये सोच के मान के चल रहा है। ये परिस्थितियां पैदा इसलिए की जा रही है कि किसी तरीके से हम पिछले रास्ते से, चोरी से, ये बैलेट बॉक्सेस के अंदर ये बैलेट को हम अपने पक्ष में कर लें। क्या जरूरत है आज ऐसी हरकतें करने की? आप 1% या 2% सामान सेंटर से मंगवाते हैं, राशन मंगवाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और लोग वहां त्राही कर रहे हैं। आप अपने मजदूरों को आप स्वीकार वहां करने को तैयार नहीं है। डर किस बात का नीतीश कुमार को? 15 साल सत्ता में रहने के बाद उनको इतने अपने उसके मजदूर सड़कों के ऊपर मर रहे हैं कि उसको अपना दिल्ली से उठा के या पूरे प्रदेशों से उठा के अपने प्रदेश में ले जाना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं एंटर ही नहीं करने दूंगा। तो जो व्यक्ति आज पहली बार ऐसी विपदा आई है 100 साल के अंदर, उसके सामने वो संभालने को तैयार नहीं है। वो ये तिकड़ में वही लोग करते हैं जिनको पता होता है कि हमारे सामने हार खड़ी है, हम इसको किस तरह से रोकें, किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। आप तिकड़मों की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सारी जो तैयारी है इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को पीछे ठकेला जाएगा, उसके लिए कुछ तिकड़मे किए जाएंगे। कल्याणी शंकर जी, लेकिन असल सवाल तो बड़ा वो है जहां पर तमाम संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, या फिर आप ये देखें कि विपक्ष को एकदम किसी भी प्रक्रिया में शामिल न करने की एक नीति हमें नजर आ रही। अगर इस फैसले को लेने में विपक्ष को पूरी तरह से शामिल किया जाता तो क्या बेहतर नहीं होता, और क्या मौजूदा जो सरकार है उसके रवैये से हमारे लोकतंत्र और उसके तमाम परंपराओं पर सवाल नहीं खड़े हो गए? देखिए, आप जो कुछ बोल रहे थे अभी तक सब ठीक है, लेकिन मैं विपक्ष को भी दोषी ठहराऊंगी क्योंकि वो लोग यूनाइटेड नहीं है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, फिर भी ठीक है। इवन इन बिहार दे आर नॉट यूनाइटेड। ये गलती उनके पास हो रहा है, तो उनको पहले यूनाइटेड करके जो भी फाइट करना है कर सकते हैं। तो इसलिए ये पहला ऑपोजिशन को करना है कि एक साथ सब जोड़ दें, कोई किसी को लीडर बनाए, उसके अंडर सब लोग काम करना है। ये अभी देखिए इतना छोटे छोटे पार्टी हैं,
तो उनका अपना अपना आइडियोलॉजी है, तो ये सब मिलके करना, सीपीआई अलग है, सीपीएम अलग है, कांग्रेस आरजेडी के साथ है, तो ये पहले वो एक साथ होके फिर लड़े, तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, तो उनको मानना ही चाहिए। आपको याद होगा जो बफर्स आया उस समय राजीव गांधी का 415 नंबर था जी। तो जो अपोजिशन में होने वाले थे हाफ अ डजन पीपल, मधु दंडोते, सोमनाथ चैटर्जी, ऐसी अबाउट हाफ अ डजन लोग और मे बी डजन लोग, इन लोग इसमें पार्लियामेंट में बात करके उनको उठाया अच्छी तरह से। इवन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रो वो भी सम और अदर उनको मिल गया था। इसके बाद भी वो बिफोर इलेक्शन सब लोग माइंड मस्ट रिजाइन भी कर दिया। तो इलेक्शन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपोजिशन के लिए, तो वो नहीं है इनका पहला कमी, तो उसको पहले ठीक करना है। और दूसरा ये जो ला रहे हैं उसके लिए 65 और अबव कितने लोग हैं, उनमें कितने अनपढ़ लोग हैं, उनको ये सब चलाना आता है क्या, उनको मदद कौन करेगा? यही अपोजिशन को डर है कि इनको हेल्प करने के जैसे लोग आके बीजेपी को वोट डाल सकते हैं, नहीं तो जेडीयू को वोट डाल सकते हैं, वो भी एक शक है। तो इसलिए वो आंकड़ा हमें नहीं मिल रहा है, आपको मिला तो मुझे बता दीजिए। तो ये 65 से अब कितना लोग वोट हैं, उनका वोट बैंक कितना बड़ा है, तो ये सब पहले दिखाना चाहिए थी। बिल्कुल। कहाँ वोट करेंगे। फैसल साहब, यानी सवाल विपक्ष से भी है कि आखिर आप लोग एक तो बटे हुए हैं, आप में नेतृत्व का संकट है, खुद आपकी पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता इस समय नाराज लग रहे हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और पूरे सब विपक्ष को एकजुट होकर जो एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो नहीं है, और आप सिर्फ इन तकनीकी प्रश्नों पर कि उन्होंने 80 से 65 कर दिया और इससे वो फायदा उठा लेंगे। लेकिन असली चीज तो यह है कि विपक्ष वैसी धमक नहीं दिखा पा रहा है जिससे कि लोगों को लगे कि वो न सिर्फ लड़ाई में है बल्कि इस सरकार को तमाम तिकड़मों के बाद भी हटा सकता है। ये तो सवाल आपसे बनता है फैसल अली साहब। पंकज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बिल्कुल देशव्यापी स्थिति है कि देश में विपक्ष के नाम पर बिखराव दिख रहा है, और ये बहुत अजीब सी स्थिति है और किसी भी जनतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ चीज नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखिए कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया था, उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए पूरी जुगत लगा दी गई, और जब मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बन गई तब लॉकडाउन शुरू हुआ। अभी आप देखिए कल की ही घटना है, किस तरह से राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई। तो ये जो सरकार पार्टी अभी सरकार में आई है, इसका एक एजेंडा है कि किसी तरह से भी विपक्ष एकदम समाप्त कर दिया जाए। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग का दोष नहीं है, विपक्ष बटा हुआ है, ये भी एक बड़ी आपदा है, लेकिन उसको एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है देशव्यापी तौर पे कि उनको तोड़ा जाए। रहा सवाल बिहार का, तो बिहार में एक बात बता दूं कि किसी तरह का भी नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। जो छोटी मोटी बातें आती हैं वो जनतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आप बता दीजिए कि किसी एक नेता को छोड़ करके महागठबंधन के किसी और दूसरे नेता ने भी कोई सवाल उठाया हो तेजस्वी जी के नेतृत्व पे? बिल्कुल नहीं। आज भी हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीत के आए हैं, और इस बार बिल्कुल स्पष्ट है, राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसी डर और भय के कारण एनडीए के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, नीतीश कुमार इतना ज्यादा डरे हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अभी ये भी सूचना आ रही है कि शायद नीतीश कुमार को भी कोरोना हो गया है, लेकिन उसके बावजूद चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी जल्दबाजी में चुनाव करवा करके सत्ता फिर से हथिया ले। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, और समय आने पे इसका जवाब देगी। और अरविंद जी, किसी भी तरह सत्ता पे काबिज रहना है, आपको इस बात की परवाह नहीं है। जब मैं आप कह रहा हूं तो मतलब सत्ता पक्ष या सत्ता गठबंधन कि आखिर जो आंकड़ों की बात है कि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने लोग हैं, कितने उसमें अनपढ़ हैं, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कौन कर पाएगा, किस, यानी जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास बेहतर संगठन है, सरकार है, सत्ता है, संसाधन है और उसका फायदा आप उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तिकड़म से आप विपक्ष को मात देना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन जनता के बीच हो परंपरागत तरीके से, वो आपकी असल मंशा नहीं है। नहीं पंकज जी, ऐसा है, सरकारें बनती हैं तो वो तो वोट के पैटर्न पे ही बनेंगी। अगर लोग जनता वोट देगी तो जीतेगा वो, जिसके पास नंबर्स होंगे वो सरकार बनाएगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कह रहे हैं कि 65 साल कर दी, तिकड़म कर दी। देखिए, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो एक्ट में अगर कोई बदलाव होगा तो बाकायदा पार्लियामेंट में होगा,
बाकायदा सबको पूरा अवसर मिलेगा बोलने का, अगर मेजोरिटी से पास होगा तो बनेगा। ये है रूल्स। रूल्स जो बनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज के लिए बनते हैं, कन्वीनियंस के लिए बनते हैं कि चुनाव ठीक तरीके से हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो, तो ये उसमें बदलाव है। तो इसमें किसी का पार्टी को बुलाया, तो मेन आरोप ये कि अगर हमको बुला लेते, हमसे बातचीत हो जाती तो शायद कंसेंसस बन के होता। तो इसमें मेरी रिजर्वेशन सिंपल इतनी सी है कि ये कोई एक्ट में परिवर्तन नहीं है, ये रूल्स में परिवर्तन है, जो कि हमेशा। लेकिन वाजपेयी जी ये सत्ता के रुख का भी मसला है कि आखिर रूल में भी परिवर्तन कर रहे हैं। चुनाव आयोग बहुत से ऐसे फैसला करता है जिसमें सबको बुला के बात करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस रुख से भी बदल रहे हैं और इसलिए मंशा पर सवाल उठता है। अगर आप सबको बुलाते तो आपकी नीयत पर सवाल उठता। बहरहाल आप सबका शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय बस इतना ही है, राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।